कुछ कर गुजरने की जिद लोगों को परेशान कर देती है। कुछ कर गुजरने की जिद लोगों को परेशान कर देती है और आपकी मेहनत ही आपकी मंजिल को आसान कर देती है। आप सभी यदि पढ़ेंगे और बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। वास्तव में आप सभी की तैयारी के लिए मैं एक प्रयास कर रहा था और इस प्रयास में आप सभी को पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित सभी प्रश्नों को बताया गया था। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी को पढ़ा दिए गए थे और अब जो बताना है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न से 10 प्रश्नों को चुना गया था और बताया गया था कि उन्हीं 10 प्रश्नों को हमें याद कर लेना है। वास्तव में देखिए, उन 10 प्रश्नों में से आज हम पहले प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। हम पहले प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं परीक्षा में आने पर हम उस प्रश्न को किस प्रकार से लिखेंगे। वास्तव में देखिए, यह पहला प्रश्न जो चुना गया है वह पहला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, इसके पूछने का एक सीधा सा तरीका है। यह पूछने का पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश का चित्र बनाइए, या फिर डायरेक्टली पॉलीगोनम प्रकार का ना लिखे और सिर्फ लिख दे भ्रूण कोश का चित्र बनाइए या नामांकित चित्र बनाइए, तो समझ जाइए हमको इसी प्रश्न का उत्तर लिखना है। और इस प्रश्न का उत्तर लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए, चित्र पूछेगा तो हम चित्र ही लिखेंगे, चित्र ही बनाएंगे। चित्र में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नामकरण कर देना है और नीचे लिख देना है भ्रूण कोश का नामांकित चित्र। लेकिन बेटा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हो भ्रूण कोश। तो अगर वो प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि भ्रूण कोश होता क्या है, तो हमें यह मालूम होना चाहिए और देखते हैं उत्तर कैसे लिखा जाएगा। देखिए, अगर प्रश्न भ्रूण कोश पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले हमको एक हेडिंग बनानी होगी, भ्रूण कोश। क्या हेडिंग बनाएंगे? भ्रूण कोश। इस हेडिंग को नाम देंगे भ्रूण कोश। और देखिए, इस हेडिंग को बनाने के बाद हम सीधी बात देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला। और भ्रूण किसे कहते हैं? बीज को कहते हैं। तो हम लिखेंगे एक परिपक्व होते हुए। क्या लिखेंगे? एक परिपक्व होते हुए भ्रूण। और देखिए, भ्रूण को समझाने के लिए ब्रैकेट में आप बीज भी लिख दीजिए ताकि यह बात स्पष्ट हो सके। एक परिपक्व होते हुए भ्रूण या बीज को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं। पोषण प्रदान करने वाली को पोषण प्रदान करने वाली। ध्यान से देखिएगा बेटा और याद करके रखिए इस बातों को। एक परिपक्व होते हुए भ्रूण यानी बीज को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के समूह को भ्रूण कोश कहते हैं। इस बात को समझिएगा, भ्रूण कोश कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश दो अलग अलग शब्द हैं। भ्रूण कोश में क्या होगा? पोषण प्रदान होगा। और भ्रूण कोश वास्तव में जहां पर बीज रहता है, जब वो बनता रहता है, निषेचन के बाद की यह घटना है और वह निषेचन के पहले की घटना है। तो निषेचन के पहले जब भ्रूण अंड कोशिका रहती है और वह जहां पर रहती है बीजांड के अंदर, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम भ्रूण कोश कहते हैं। अब देखिए, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश आप जानते हैं। वास्तव में यहां से आपने 2 जनन पढ़े होंगे पादपों में, एक गुरु बीजाणु जनन, एक लघु बीजाणु जनन। पादपों में आप जानते हैं परागकणों का बनना और अंड कोशिका का बनना। तो वास्तव में देखिए क्या कह रहा है, पॉलीगोनम प्रकार के। तो अब देखिए, ये तो हमने कहा भ्रूण कोश किसे कहते हैं, तो ये कह रहा है पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश। तो जो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश होता है
उसका जो मुख्य उसकी जो मुख्य खास बात है, मुख्य फीचर है कि उसमें 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना पाई जाती है। देखिए, तो हम कहेंगे विकास के चरण में, क्या कहेंगे, विकास के चरण में जिस विकास के चरण में जिस भ्रूण कोश में ठीक है, गुरु बीजाणु जनन के समय, क्या लिखेंगे, गुरु बीजाणु जनन के समय कैसी संरचना बनती थी, 7 कोशिकीय 7 सेल्ड 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय विकास के चरण में जिस भ्रूण कोश में गुरु बीजाणु के समय 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय संरचना का निर्माण होता है, संरचना का निर्माण होता है किस प्रकार का, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रूणपोष, क्योंकि यह आगे जाकर के पोषण देगा, भ्रूणपोष कहलाता है। ठीक है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष कहलाता है। तो इस प्रकार से यदि हम लिखते हैं, यह बहुत ही साधारण आपको बताया है, भ्रूणपोष। सबसे पहले तो ये भ्रूणपोष हो गया। अब इसने स्ट्रक्चर पूछा है पॉलीगोनम प्रकार का, तो यह पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें भी इंपॉर्टेंट है 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय। याद रखिए, परीक्षा में अच्छे नंबरों को लेने के लिए हम मुख्य शब्दों पर अंडरलाइन अवश्य करते हैं। उसी प्रक्रिया में मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके दिखाया कि सिर्फ यहाँ पर दिखाया, सिर्फ भ्रूणपोष की परिभाषा दिया है। और ये देखिए, हमने क्या 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय कैसे, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष। ठीक है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष। अब यदि हमने इतना हाईलाइट करके रखा है तो हमको एग्जामिनर अच्छी मार्किंग करता है। एक बार फिर से देखिए, अब हमको क्या कह रहा है, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष का चित्र बनाना है। चित्र में देखिए, वास्तव में बीजांड की संरचना का ही चित्र बनेगा इसमें। आप ऐसा समझिए, जब गुरु बीजाणु जनन होता है उस वक्त जो प्राथमिक कोशिका होती है, प्राथमिक मातृ कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन 4 गुरु बीजाणु में से 3 डीजनरेट कर जाते हैं, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, यानी स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। यह एक आगे क्या होता है, बढ़ता है। अब ये क्या होता है, एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं और ये बाद में सेल में डिवाइड हो जाता है। और इसी प्रकार से आगे चल के 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। अब इन 8 कोशिकाओं में से जो 2 कोशिकाएं हैं वो बीच में आ जाती हैं, जिनका केंद्रक एक में ही मिल जाता है, और बाकी 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ और 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ व्यवस्थित हो जाती हैं। और इस प्रकार से देखिए, कोशिकाएं कितनी हो गई, 7 ही रह गई। कोशिकाएं कितनी हो गई, 7 हो गई। और 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय संरचना। ठीक है, 8 केंद्रकीय संरचना। तो ये हो गया हमारा एक भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। तो ये एक जब भ्रूणकोश हो गया, तो यहाँ पर अगर हम आगे की तरफ से देखते हैं तो इस बात को समझिए थोड़ा सा। भ्रूणकोश होने के बाद एक बीजांड की संरचना का चित्र अगर मैं आपको बना करके यहाँ पर दिखाता हूं, तो सबसे पहले तो ये भ्रूणकोश की संरचना, सबसे पहले ये भ्रूणकोश की संरचना। और यहाँ पर भ्रूणकोश की संरचना के बाद हम इसको क्या बनाएंगे, बीजांड बना देंगे एक। ठीक है, हम इसको एक बीजांड बना देंगे। और यहाँ पर देखिए बेटा, ये एक बीजांड की संरचना हमारी बन गई। अब आपको बताया गया 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ, 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ
और बीच में एक कोशिका जिसमें 2 केंद्रक। तो ये हो गया पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। अब इसमें अगर हम नामकरण की बात करें तो देखिए ये जो नीचे बना हुआ है जो स्टाल्क टाइप का है डंठल नुमा, इसको हम वृंत कहते हैं और इसका नाम हो जाता है बेजांड वृंत। क्या नाम हो जाता है? बेजांड वृंत। और यहाँ ऊपर की तरफ 2 कोशिकाएं बनती है जिसको हम कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं? अध्यावरण। ये जो बीच में एक गैप बना हुआ है, इस अध्यावरण जहां पर बंद हो रहे हैं और बीच में खुले हुए हैं, इसको कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला भाग, ये वाला, इसको हम निभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निभाग। चले जा। ठीक है। और वास्तव में अब यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, ये बेटा ये जो ऊपर से नीचे तक लगातार जुड़ करके रखी है, इसको हम कहते हैं संवहन पोल। क्या कहते हैं? संवहन पोल। इस प्रकार से ये हो गई। ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम इसके आंतरिक संरचनाओं का नामकरण करते हैं तो ये ऊपर की जो तीनों की तीनों कोशिकाएं हैं, इन तीनों कोशिकाओं का जो नाम देते हैं इनको हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। यहां से देखिए इनका नाम हो गया प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच में यह देखिए एक 2 केंद्रक हैं जिसको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक या पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई से कोशिका को कहेंगे। यहाँ देखिए 3 कोशिकाओं का गुच्छा है, तो इस बीच वाली कोशिका का नाम होता है अंड कोशिका, एग सेल। क्या कहते हैं? अंड कोशिका। और ये जो किनारे किनारे दोनों कोशिकाएं हैं इसको कहते हैं सहायक कोशिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं। देखिए बेटा ये दोनों बन गई सहायक कोशिकाएं। और यह चित्र हो गया किसका? चित्र हो गया एक बीजांड की संरचना का, एक पॉलीगोनम प्रकार का बीजांड। पॉलीगोनम प्रकार का बीजांड। तो इस प्रकार से हम नीचे चित्र भी लिखेंगे, यह लिखना आवश्यक होता है एग्जाम में। तो अगर सिर्फ डायग्राम पूछता है तो हम यह चित्र ही बनाएंगे और चित्र बनाकर चित्र के नीचे हम यह जरूर दर्शाएंगे किस चीज का चित्र है और सभी के सभी नामकरण को अच्छे से दर्शाएंगे। और यदि परिभाषा पूछता है तो हम इस प्रकार से एक परिभाषा लिखेंगे जिससे हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आगे के उत्तर के लिए आप वीडियो के साथ बने रहें और आगे के उत्तरों को अवश्य देखें। प्रश्न नंबर 1 से 10 तक यदि हम अध्ययन कर लेंगे तो इतनी उम्मीद है कि लगभग आप इस प्रश्न से इस अध्याय से संबंधित 90% क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 90% से अधिक ही सॉल्व करेंगे, किंतु हम 90% का ही टारगेट लेकर के चल रहे हैं। यदि परीक्षा की तैयारी ठीक ढंग से बनाए रखनी है जीव विज्ञान की तो इस चैनल के द्वारा आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।